आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कपल की जिनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके बीच कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। पति अपने काम में बिजी है और पत्नी तलाक चाहती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पति की एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ जाती है और पत्नी को चैलेंज करती है। क्या ये शादी बचेगी या पत्नी सब कुछ छोड़कर चली जाएगी? चलिए शुरू करते हैं। पर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करें। कहानी की शुरुआत होती है सैंग किंग से, जो अपना पति जिन चांग्यू से तलाक मांगने की कोशिश कर रही है। वो हिम्मत करके बोलती है, चलो तलाक ले लेते हैं, जायदाद तुम रख लो। लेकिन जिन चांग्यू उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो उसे इग्नोर करके करीब आने की कोशिश करता है, जिससे सैंग किंग को लगता है कि ये तलाक मांगने का सही वक्त नहीं है। जिन चांग्यू को बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है। उसको लगता है कि सैंग किंग बस किसी बात पर नाराज है, इसलिए वो बिना कोई डिस्कशन किए वहाँ से चला जाता है, ये सोचते हुए कि जब वो 3 दिन बाद वापस आएगा तब बात करेंगे। सैंग किंग अकेली रह जाती है। उसे महसूस होता है कि पिछले 2 सालों में उनके बीच सिर्फ फिजिकल रिलेशन है, लेकिन कोई प्यार या बातचीत नहीं। वो सोचती थी कि वक्त के साथ चीजें बदलेंगी, पर अब उसे लगता है कि वो गलत थी। तभी एंट्री होती है जो यून श्वांग की, जो जिन चांग्यू की एक्स गर्लफ्रेंड है। ड्रामा की दुनिया में इसे व्हाइट मूनलाइट यानी पहला प्यार कहा जाता है। जो यून श्वांग आते ही सैंग किंग को चैलेंज करती है। वो कहती है, जिन चांग्यू मुझसे कितना प्यार करता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। 2 साल पहले मैं मजबूरी में विदेश गई थी, इसलिए उसने तुमसे शादी की, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ तो तुम्हें अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए। वो ये भी दावा करती है कि जिन चांग्यू आज भी उसे मैसेज करता है और भीख मांगता है कि वो वापस आ जाए। सैंग किंग कमजोर नहीं पड़ती। वो जो यून श्वांग को धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा कहा तो वो रिकॉर्डिंग मीडिया में लीक कर देगी। लेकिन अंदर ही अंदर सैंग किंग का दिल टूट रहा है। वो किसी का सब्स्टिट्यूट यानी विकल्प बनकर नहीं रहना चाहती, इसलिए वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो अपने सीनियर को कॉल करती है और एक कल्चरल रेलिक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट ज्वाइन करने की बात करती है। ये प्रोजेक्ट पश्चिम में है और अगर वो वहाँ गई तो अगले 3 साल तक वापस नहीं आ पाएगी। सीनियर उसे समझाता है कि जल्दबाजी में फैसला मत लो, पर सैंग किंग पक्का इरादा कर चुकी है, उसे जिन चांग्यू को दोबारा कभी नहीं देखना। अचानक सैंग किंग को एक नीलामी का इन्विटेशन मिलता है जो झो युन श्वांग ने भेजा था। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि जिन चांग्यू, जिसे बिजनेस ट्रिप पर होना चाहिए था, वहाँ झो युन श्वांग के साथ है। सैंग किंग छुपकर उन्हें देखती है। झो युन श्वांग जिन चांग्यू को थैंक यू बोलती है उसे वहां लाने के लिए, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो सैंग किंग नहीं सुन पाती। जिन चांग्यू कहता है कि वो सिर्फ झो के पापा के कहने पर उसे ड्रॉप करने आया था और उसका असली मकसद वहाँ एक नीले और सफेद चीनी मिट्टी का कटोरा खरीदना था, जो शायद वो अपनी पत्नी के लिए लेना चाहता था। लेकिन सैंग किंग को लगता है कि उसका पति झूठ बोलकर अपनी एक्स के साथ घूम रहा है। वहाँ एक 20 मिलियन की ज्वेलरी की बोली लगती है। जो युन श्वांग नाटक करती है कि ये जिन चांग्यू को उसे गिफ्ट किया है और फोटो क्लिक करवाती है। जिन चांग्यू अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहां से चला जाता है। सैंग किंग ये सब देखकर टूट जाती है। उसे लगता है जिन चांग्यू अपनी एक्स के साथ खुश है और उसके साथ नहीं। जब जिन चांग्यू घर वापस आता है तो वो सैंग किंग को बताता है कि उसने मैसेज किया था कि ट्रिप कैंसिल हो गई है, लेकिन सैंग किंग गुस्से में है। वो उस पे इल्जाम लगाती है कि वो अपनी व्हाइट मूनलाइट के साथ था। सैंग किंग फाइनली बोल देती है, चलो तलाक ले लेते हैं। जिन चांग्यू कारण पूछता है। सैंग किंग कहती है कि वो बोर हो चुकी है। जिन चांग्यू सिर्फ काम करता है, कोई रोमांस नहीं है और अब वो समझौता यानी सेटल नहीं करना चाहती। जिन चांग्यू उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये अरेंज मैरिज है, परिवारों ने तय की थी। वो पूछता है, क्या तुम सिर्फ इसलिए तलाक मांग रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैं अपनी एक्स को वापस लाऊंगा? वो वादा करता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो सैंग किंग को सोचने के लिए 1 रात का वक्त देता है और फिर कहता है कि अगर कल सुबह तक तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, और फिर वो काम करने चला जाता है। अगली सुबह सैंग किंग जल्दी उठती है ताकि वो जिन चांग्यू से बात कर सके, लेकिन आंटी ली हाउसकीपर उसे बताती है कि जिन तो सुबह 6 बजे ही ऑफिस चला गया। सैंग किंग को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि जिन जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा है ताकि वो तलाक के बारे में बात न कर सके। गुस्से में वो जिन को एक वॉइस नोट भेजती है, जिन चांग्यू तुम बास्टर्ड हो, मुझे हर हाल में तलाक चाहिए। दूसरी तरफ जिन चांग्यू ऑफिस में मीटिंग में है। उसका असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि नीलामी वाला गिफ्ट अभी भी ऑफिस में है। जिन सोचता है कि ये गिफ्ट घर ले जाऊंगा तो सैंग किंग शांत हो जाएगी। तभी एंट्री होती है सैंग किंग के पिता मिस्टर सांग की। वो कंपनी में अपने दामाद से बिजनेस मांगने आए हैं। यहाँ जिन चांग्यू एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाता है। जब वो देखता है कि सैंग किंग के पापा प्रोजेक्ट्स मांग रहे हैं तो उसे लगता है कि सैंग किंग इसलिए तलाक मांग रही है क्योंकि उसने उसके पापा की कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए जिन चांग्यू तुरंत मिस्टर सांग को साउदर्न पेनिनसुला का सबसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट दे देता है। वो मन ही मन सोचता है, चलो अब
फैमिली को प्रोजेक्ट मिल गया, अब सांग किंग तलाक की बात नहीं करेगी। लेकिन बेचारा पति ये नहीं जानता कि बीवी को पैसा नहीं प्यार चाहिए था। जिन चांग्यू फोन करके सांग किंग को बताता है कि उसने उसके पापा को प्रोजेक्ट दे दिया है। सांग किंग ये सुनकर और भड़क जाती है। उसे लगता है जिन उसे मतलब यानी प्रॉफिट ड्रिवन समझता है। वो कहती है, तुम्हारे दिल में मेरी यही औकात है ना? ठीक है, कल मिलते हैं पेपर साइन करने के लिए। तलाक साइन करते वक्त जिन चांग्यू अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। वो सांग किंग को कंपनी के 5% शेयर्स और रॉयल बे वाला मेंशन देने का ऑफर करता है, लेकिन सांग किंग साफ मना कर देती है। वो कहती है, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना। दोनों पेपर साइन कर देते हैं, लेकिन उनका तलाक अभी ऑफिशियल नहीं है। उन्हें कूलिंग ऑफ पीरियड यानी 1 महीने का इंतजार करना होगा। सांग किंग शर्त रखती है कि तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऑफिस के बाहर जिन का असिस्टेंट सांग किंग को बताने की कोशिश करता है कि जिन ने उसके लिए गिफ्ट खरीदा था और वो उसकी परवाह करता है, पर सांग किंग सुनती ही नहीं। जैसे ही सांग किंग जाती है, जो युन श्वांग वहां आ जाती है। वो नाटक करती है कि उसका पैर मुड़ गया है ताकि जिन चांग्यू उसे गोद में उठा ले या सहारा दे, लेकिन यहाँ हमारा हीरो असिस्टेंट है। वो समझ जाता है कि ये लड़की ग्रीन टी है, यानी चालाक और मतलबी। वो झो को जिन के पास जाने से रोक लेता है और खुद उसे जबरदस्ती नीचे छोड़ने ले जाता है। जिन चांग्यू को पता भी नहीं चलता कि बाहर क्या ड्रामा हो रहा है। घर वापस आकर सांग किंग अपना गुस्सा निकालती है। वो उन सभी सूट और कपड़ों को कैंची से काटने लगती है जो उसने जिन चांग्यू के लिए खरीदे थे। आंटी ली उसे रोकने की कोशिश करती है, पर सांग किंग रोती हुई कहती है, मैं नहीं चाहती वो मेरे खरीदे हुए कपड़े पहनकर दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट करे। वो नंगा रहे तो ही बेहतर है। किंग अब पूरी तरह से मूव ऑन करने के मूड में है। वो घर की पुरानी वेडिंग फोटोज को कूड़े यानी ट्रैश में फेंक देती है। जब आंटी ली उसे रोकती है तो वो कहती है, जिन ने इस फोटो में स्माइल तक नहीं किया था, इसका मतलब वो तब भी खुश नहीं था। मैं बस उसका कचरा साफ कर रही हूँ। सांग किंग घर छोड़कर अपनी दोस्त सू लुओलुआ के पास चली जाती है। जिन चांग्यू जब घर वापस आता है और देखता है कि सांग किंग चली गई है और शादी की तस्वीरें गायब हैं, तो वो गुस्सा हो जाता है। वो सांग किंग को कन्फ्रंट करता है, पर सांग किंग साफ कह देती है, मुझे तुम्हारी अगली बीवी के लिए जगह बनानी थी, इसलिए फोटोज हटा दिए। सांग किंग जब अपनी सीनियर के कहने पर एक नए अप्रेंटिस यानी शिष्य को ट्रेनिंग देने लगती है। इस लड़के का नाम है यान गुईझी, जो काफी यंग और हैंडसम है। दोनों एक कैफे में मिलते हैं और अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, लेकिन इनकी खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। जिन चांग्यू की एक्स गर्लफ्रेंड जू युन शुआंग वहां छिप कर उन्हें देख रही होती है। वो इन दोनों की फोटोज खींच लेती है और मीडिया में लीक करने की धमकी देती है, ये सोचकर कि इससे जिन चांग्यू सांग किंग को छोड़ देगा। जिन चांग्यू को जब पता चलता है कि सांग किंग किसी और मर्द के साथ है, तो वो जल भुन जाता है। वो सीधा कैफे पहुंचता है और सांग किंग पर चिल्लाना शुरू कर देता है, अभी हमारा तलाक हुआ भी नहीं और तुमने नया ढूंढ लिया। झगड़े के बीच अचानक सांग किंग को चक्कर आने लगते हैं और उल्टी जैसा फील होता है। यान गुईझी उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, लेकिन जिन चांग्यू जिद करता है और खुद उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहां डॉक्टर एक बम फोड़ती है। सांग किंग प्रेग्नेंट है। सांग किंग को यकीन नहीं होता क्योंकि उसने प्रिकॉशंस लिए थे। वो परेशान हो जाती है क्योंकि कल उसका तलाक फाइनल होने वाला था और उसे वेस्ट जाना था प्रोजेक्ट के लिए। जब वो बाहर आती है तो जिन चांग्यू उससे रिपोर्ट छीन लेता है। जब उसे पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है तो उसका एटीट्यूड बदल जाता है। वो कहता है, सांग किंग अब हमें तलाक नहीं ले सकते, बच्चे के लिए हमें साथ रहना चाहिए, ये उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। लेकिन सांग किंग को लगता है कि जिन सिर्फ बच्चे को एक बिजनेस डील की तरह देख रहा है, प्यार की वजह से नहीं। सांग किंग गुस्से में एक बड़ा फैसला लेती है। वो जिन चांग्यू से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी यानी अबॉर्ट कर दूंगी। वो कहती है कि उसने अगले मंडे का अपॉइंटमेंट ले लिया है और जिन को तलाक के पेपर्स लेने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो बुला लेती है। जिन चांग्यू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सांग किंग सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब सांग किंग दोबारा डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसे बताती है कि उसकी बॉडी कंडीशन ऐसी है कि अगर उसने इस बार अबॉर्शन कराया तो वो शायद कभी दोबारा मां नहीं बन पाएगी। सांग किंग अपने पति से झूठ बोलने का प्लान बनाती है। वो जिन चांग्यू के पास जाती है और कहती है, मैंने अबॉर्शन करा लिया है, चलो अब तलाक के पेपर्स लेने चलते हैं। लेकिन जिन चांग्यू बेवकूफ नहीं है। वो सांग किंग का चेहरा देखता है और कहता है, तुम्हारी स्किन पर मेकअप है और तुम कमजोर यानी पेल नहीं लग रही हो, मुझे मेडिकल रिकॉर्ड दिखाओ। सांग किंग बहाना बनाती है कि फोन डेड है, लेकिन जिन उसकी चोरी पकड़ लेता है। आखिरकार सांग किंग सच बोल देती है कि उसने बच्चा रखा है। जिन चांग्यू उसे 2 ऑप्शंस देता है, 1 या तो तलाक कैंसिल कर दो, 2 या तलाक के बाद भी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे साथ रहो। मजबूरी में सांग किंग दूसरा ऑप्शन चुनती है। वो तलाक के पेपर साइन करती है, लेकिन शर्त ये है कि वो 10 महीने तक जिन के घर में रहेगी ताकि बच्चा सेफ रहे। सांग किंग वापस जिन के मैंशन में शिफ्ट हो जाती है। वो सोचती है कि जिन तो वर्कहॉलिक है,
काम में डूबा रहने वाला है, ज्यादा मिलेगा नहीं। लेकिन जब वो अपने कमरे में जाती है तो हैरान रह जाती है। जिन चांग्यो ने पहले से ही वहाँ महंगे मैटरनिटी कपड़े और सारी सुविधाएं यानी फैसिलिटीज रखवा दी हैं। सांग किंग सोचती है कि ये सब दिखावा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ी इम्प्रेस भी होती है। जिन चांग्यो उसे समझाता है कि ये सब बच्चे के लिए है ताकि सांग किंग पर कोई बोझ ना पड़े। आंटी ली का खाना भी प्रेग्नेंट औरत के लिए अच्छा है। सांग किंग मान जाती है, पर दिल में अभी भी नाराजगी है। अब कहानी में थोड़ा कॉमेडी ट्विस्ट आता है। जिन चांग्यू अपने एम्प्लॉइज के ग्रुप चैट में गलती से क्यूट इमोजीज भेज देता है। पूरी कंपनी हैरान हो जाती है कि उनका खड़ूस बॉस आज इतना क्यूट कैसे हो गया। दरअसल जिन चांग्यू सांग किंग को इम्प्रेस करने के लिए नए तरीके सीख रहा है। वो सांग किंग को भी क्यूट स्टिकर्स भेजता है, लेकिन सांग किंग का रिएक्शन उल्टा होता है। वो अपनी फ्रेंड सू लुओ लुआ से बात करती है। सू लुओ लुआ कहती है अगर लड़के के फोन में नए इमोजीज हैं तो पक्का कोई और लड़की उसे सिखा रही है। सांग किंग को लगता है कि ये सब झो युनशुआंग का किया धरा है। वो गुस्से में जिन को मैसेज करती है, दोबारा इमोजी भेजा तो ब्लॉक कर दूंगी। बेचारा जिन चांग्यू जो सिर्फ अपनी बीवी को खुश करना चाहता था, बिना वजह फंस जाता है। जिन का असिस्टेंट उसे सलाह देता है कि इमोजीज छोड़कर फूल भेजो। जिन चांग्यू फूल लेकर सांग किंग को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है। वो मन ही मन एक्सेप्ट करता है कि वो सांग किंग को पसंद करने लगा है। लेकिन जब वो फूल देने जाता है तो पता चलता है कि सांग किंग तो अपने गाँव यानी होम टाउन चली गई है अपने सेकंड अंकल से मिलने। जिन चांग्यू हार नहीं मानता, वो तुरंत गाँव के लिए निकल पड़ता है। गाँव में सांग किंग अपने अंकल के साथ खुश है। अंकल पूछते हैं कि दामाद जी क्यों नहीं आए। सांग किंग झूठ बोल देती है कि वो बिजी है। तभी नौकर आकर बताता है दामाद जी भी आ गए हैं। सांग किंग शॉक हो जाती है। जिन चांग्यू के आते ही घर का माहौल बदल जाता है। सांग किंग का सेकंड अंकल, जिसे वो अपने पिता से ज्यादा मानती है, जिन को देखकर बहुत खुश होता है। जिन चांग्यू तुरंत एक अच्छे दामाद का रोल प्ले करता है। वो कहता है मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, मैं अपनी बीवी से दूर कैसे रह सकता हूँ। सांग किंग उसे कोने में ले जाकर गुस्सा करती है, तुम यहाँ क्यों आए, किसने भेजा तुम्हें। जिन चांग्यू सॉफ्टली कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। डिनर टेबल पर जिन चांग्यू वही खाना खाता है जो सांग किंग को पसंद है और अंकल के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। सांग किंग ये देखकर हैरान है कि जो आदमी इतना कोल्ड था वो आज इतना वार्म कैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन हर ड्रामा में एक विलेन जरूर होता है। यहाँ एंट्री होती है शू मानरो की। ये सांग किंग के पिता यानी बायोलॉजिकल फादर की दूसरी बीवी की भतीजी है या सौतेली बेटी जैसी है। शू मानरो देख लेती है कि सांग किंग ने अपने सेकंड अंकल को एक बहुत महंगा जिन सेंग गिफ्ट दिया है। वो सांग किंग को ताना मारती है, तुमने ये अपने सगे पिता को देने के बजाय अंकल को क्यों दिया, तुम कैसी बेटी हो। सांग किंग उसे करारा जवाब देती है, मेरे सेकंड अंकल ने मुझे बेटे की तरह पाला है और तुम तो मेरे पापा के पैसों पर पलने वाली एक एहसान फरामोश लड़की हो। जिन चांग्यू ये सब सुन रहा होता है। बाद में वो सांग किंग से पूछता है कि उसने कभी बताया क्यों नहीं कि उसका परिवार उसके साथ ऐसा बिहेव करता है। जिन वादा करता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर सांग किंग उसे याद दिलाती है अफसोस अब हमारा तलाक हो चुका है। रात हो जाती है और मुसीबत ये है कि घर वालों की नजर में वो अभी भी पति पत्नी है, इसलिए उन्हें एक ही कमरे में सोना पड़ेगा। जिन चांग्यू के पास नाइट सूट नहीं है क्योंकि वो जल्दबाजी में आया था, इसलिए वो शॉर्ट्स में ही है। सांग किंग बेड पर एक बाउंड्री लाइन यानी लक्ष्मण रेखा बना देती है और कहती है इस लाइन को क्रॉस मत करना। जिन चांग्यू चुपचाप मान जाता है। वो जमीन पर या काउच पर सोने के बजाय बेड के किनारे एडजस्ट करता है। दोनों के बीच काफी अजीब सी चुप्पी है, पर जिन की आंखों में सांग किंग के लिए केयर साफ दिख रही है। अगली सुबह शू मानरो फिर से सांग किंग को परेशान करने आती है। वो कहती है तुम्हें लगता है जिन चांग्यू को पता नहीं चलेगा कि तुम कितनी बुरी और चालाक हो। तभी जिन चांग्यू वहाँ आ जाता है और शू मानरो की बोलती बंद कर देता है। वो गुस्से में कहता है मेरी बीवी के बारे में बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई, और मुझे ब्रदर इन लॉ यानी जीजा जी मत बुलाओ, हम इतने क्लोज नहीं है, मुझे प्रेसिडेंट जिन कहो। सांग किंग पहली बार महसूस करती है कि जिन चांग्यू सच में उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्या एक्स गर्लफ्रेंड वाली सारी बातें झूठ थी, क्या ये आदमी सच में बदल गया है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अभी सांग किंग और जिन थोड़ा करीब आ ही रहे थे कि नौकर आकर बताता है बड़ी मालकिन है। जिन चांग्यू की माँ वहाँ पहुँच चुकी है। वो आते ही सांग किंग की इंसल्ट शुरू कर देती है, तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं है। वो ऑर्डर देती है कि जिन और सांग किंग को अगले दिन एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करना है। सांग किंग डर जाती है क्योंकि जिन की माँ हमेशा उससे नफरत करती थी। जिन चांग्यू की माँ सॉन्ग किंग को ताने मारती हैं। वो कहती हैं तुम इतनी लेजी और भुक्कड़ कैसे हो सकती हो, जिन चांग्यू पर ध्यान दिया करो वरना मैं उससे कहकर तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। सॉन्ग किंग चुपचाप सुनती रहती है, लेकिन मन ही मन सोचती है हमारा तलाक तो पहले ही हो चुका है,
अब तुम्हारी धमकी का कोई असर नहीं। वो आंटी ली को कहती है कि मेहमान को विदा करें। आंटी ली सॉन्ग किंग को सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि अगर ओल्ड लेडी को पता चला कि सॉन्ग किंग प्रेग्नेंट है तो वो ऐसा नहीं बोलेंगी। लेकिन सॉन्ग किंग को फर्क नहीं पड़ता, वो जाकर सो जाती है। दोपहर को जिन चांग्यू घर आता है और सॉन्ग किंग को उठाने की कोशिश करता है। वो मजाक में कहता है, अगर तुम नहीं उठी तो मैं ऊपर आकर तुम्हें खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा। सॉन्ग किंग नीचे आती है पर साथ खाने से मना कर देती है क्योंकि वो डिवोर्स्ड है। जिन चांग्यू उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि आंटी ली को 2 बार खाना बनाना पड़ेगा। खाने के दौरान जिन चांग्यू एक रिक्वेस्ट रखता है। वो चाहता है कि सॉन्ग किंग उसके साथ मिस्टर कुई की सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी में चले। सॉन्ग किंग मना कर देती है पर जिन चांग्यू ऑफर देता है, अगर तुम चलो तो मैं तुम्हें 5 मिलियन यानी 50 लाख दूंगा। पैसों की बात सुनकर सॉन्ग किंग मान जाती है। आखिरकार वो उसका उधार चुका रही है। पार्टी में जिन चांग्यू सॉन्ग किंग का ख्याल रखता है, उसे ठंड न लगे इसलिए अपना कोट देता है, लेकिन फिर वो उसे वहाँ अकेला छोड़कर गेस्ट से मिलने चला जाता है। सॉन्ग किंग अकेली बैठी होती है कि तभी जो युनशुवांग वहाँ आ जाती है। वो सॉन्ग किंग को ताना मारती है, आज रात मुझे जिन चांग्यू का काफी वक्त चाहिए होगा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? सॉन्ग किंग को गुस्सा आता है पर वो शो नहीं करती। वो कहती है वो मेरे लिए बेकार है, तुम रख लो। लेकिन अंदर से वो हर्ट होती है। उसे लगता है जिन ने उसे 5 मिलियन सिर्फ इसलिए दिए ताकि वो जो युनशुवांग के साथ प्राइवेट मीटिंग कर सके। गुस्से में सॉन्ग किंग वेटर के हाथ जिन का कोट वापस भिजवाती है और वहां से निकल जाती है। पार्टी के बाहर सॉन्ग किंग को उसका यंग स्टूडेंट यान गुइज ही मिल जाता है। वो सॉन्ग किंग को घर ड्रॉप करने का ऑफर देता है। जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं, जिन चांग्यू वहां पहुंच जाता है और गुस्से में लाल पीला हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, मेरी बीवी से दूर रहो। जिन चांग्यू सॉन्ग किंग पर इल्जाम लगाता है कि वो इस लड़के के लिए पार्टी छोड़कर भाग आई। सॉन्ग किंग कहती है, तुम तो बिजी थे ना, मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। घर वापस आकर जिन चांग्यू का मूड थोड़ा ठीक होता है। वो खुद सॉन्ग किंग के लिए नूडल्स बनाता है। सॉन्ग किंग सोचती है कि ये प्रैक्टिस शायद वो अपनी एक्स के लिए कर रहा है, लेकिन खाते वक्त जिन माफी मांगता है, मुझे तुम्हें पार्टी में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सॉन्ग किंग थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन तभी जिन एक सवाल पूछता है जिसने सब गड़बड़ कर दी, क्या तुम सच में उस लड़के यानी यान गुइजी को पसंद करती हो? ऑफिस में जो युनशुआंग जिन चांग्यू से शिकायत करती है कि वो कल रात पार्टी छोड़कर क्यों चला गया। वो कहती है कि उसने एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट मिस्टर बड से मीटिंग अरेंज कराई थी और जिन का यूं चले जाना अनप्रोफेशनल था। जिन चांग्यू साफ कह देता है, मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी थी मेरे बिहाफ पर मीटिंग सेट करने की। जो युनशुआंग इमोशनल कार्ड खेलती है, क्या तुम अभी भी इसीलिए नाराज हो क्योंकि मैं 2 साल पहले तुम्हें छोड़कर अब्रॉड चली गई थी? जिन चांग्यू एकदम सख्त होकर जवाब देता है, जो युनशुआंग, मैं अब शादीशुदा हूँ, पुरानी बातें मत करो और अगली बार अगर बिना पूछे कुछ किया तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बदल दूंगा। ये सुनकर सांग किंग को थोड़ा अच्छा लगना चाहिए था, पर वो अभी भी यही सोचती है कि जिन और झो का चक्कर चल रहा है। मिड ऑटम फेस्टिवल आ रहा है और सांग किंग अपने हाथ से ऑस्मेंथिस मून केक्स बना रही है। वो अपनी फ्रेंड सू लोलुआ के साथ वेकेशन पर जाने वाली है। जिन चांग्यू किचन में आता है और देखता है कि सांग किंग ने बहुत सारे डिब्बे तैयार किए हैं। वो आंटी ली से पूछता है कि मेरा डिब्बा कौन सा है। आंटी ली गिनती कराती हैं, 2 डिब्बे अंकल के लिए, 2 डिब्बे सैंग फैमिली के लिए, 1 मेरे लिए। जिन चांग्यू एक्साइटेड होकर पूछता है, और ये आखिरी वाला मेरे लिए? आंटी ली कहती है, नहीं सर, ये वाला उस लड़के यान गुई छी के लिए है। ये सुनते ही जिन चांग्यू का दिल टूट जाता है। वो कहता है, उस लड़के के पास हाथ नहीं है क्या, वो खुद बना ले। जिन जबरदस्ती वो डिब्बा रख लेता है और आंटी ली को चुप रहने के लिए 3 गुना सैलरी देने का वादा करता है। बेचारा सीईओ एक मून केक के लिए रिश्वत दे रहा है। जब जिन को पता चलता है कि सांग किंग अपनी फ्रेंड के साथ सॉन्ग फैमिली रिजॉर्ट जा रही है तो वो भी पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। वो अपने दोस्त से कहकर सांग किंग का रूम चेंज करवा देता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। उसका दोस्त उसे एडवाइस देता है, भाई अगर बीवी को इम्प्रेस करना है तो ये बोरिंग सूट उतार और कुछ फैशनेबल पहन। जिन नए कपड़े पहनकर हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो सांग किंग के सामने आता है वहां झो युनशुआंग भी आ जाती है। सांग किंग को लगता है कि जिन ने ये नए कपड़े अपनी एक्स को इम्प्रेस करने के लिए पहने हैं। वो मन ही मन सोचती है, दूसरी शादी करने वाले मर्द कितने फ्लर्टिशियस होते हैं। डिनर टेबल पर माहौल बहुत अजीब यानी ऑकवर्ड हो जाता है। सांग किंग का यंग फ्रेंड यान गुइची भी वहां मौजूद है। वो बड़े प्यार से सांग किंग के लिए स्टेक ऑर्डर करता है और उसका ख्याल रखता है। जिन दूर बैठकर ये सब देख रहा है और जल भुन रहा है। उसका दोस्त सिचुएशन संभालने के लिए कहता है, अरे भाभी, मिड ऑटम फेस्टिवल है, हम सबको साथ में डिनर करना चाहिए। अब सांग किंग फंस गई है। एक तरफ उसका जलता हुआ पति, दूसरी तरफ चिपकू एक्स गर्लफ्रेंड और तीसरी तरफ उसका इनोसेंट यंग फ्रेंड। रिजॉर्ट में रूम की कमी है। रिजॉर्ट का ओनर ली मुयांग, जो जिन का दोस्त है,
स्टाफ से कहता है कि जिन चांग्यू के लिए अलग कमरा नहीं है, इसलिए उसे अपनी बीवी सॉन्ग किंग के साथ ही रहना पड़ेगा। तभी वहाँ जो युनश्वांग आ जाती है और बेशर्मी से कहती है, अगर रूम नहीं है तो मैं भी ज्वाइन कर लूं। सॉन्ग किंग की फ्रेंड सू लुओलुआ उसे तुरंत फटकार लगाती है, ये टेबल मैंने बुक किया है, तुम यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने क्यों आ गई, खड़ी हो जाओ। जो युनश्वांग भोलेपन का नाटक करती है, लेकिन सांग किंग और सू लुओलुआ उसे वहां से भगा देती हैं। जिन चांग्यू भी अपनी बीवी का साथ देता है और जो को इग्नोर करता है। सू लुओलुआ सांग किंग को समझाती है, बेकार में गुस्सा मत हो, जिन चांग्यू को आज नौकर की तरह ट्रीट करो, आखिर बच्चे में उसका भी हिस्सा है। जिन चांग्यू बीवी को खुश करने के लिए छोटी छोटी चीजें करता है। जब सांग किंग खाना खा रही होती है तो जिन अपनी पॉकेट से एक हेयर टाई निकालता है और सांग किंग के बाल बांध देता है। सांग किंग हैरान रह जाती है कि जिन अपने पास हेयर टाई रखता है। बाद में सब डांस करने चले जाते हैं, पर सांग किंग रूम में वापस जाने का फैसला करती है। जिन चांग्यू भी कहता है, मैं भी चलता हूँ, मुझे नींद आ रही है। रूम में पहुंचते ही सांग किंग फट पड़ती है। वो कहती है, नाटक बंद करो जिन चांग्यू, मुझे पता है तुम्हारा और झो युनश्वांग का अफेयर चल रहा है। जिन चांग्यू हैरान होकर पूछता है, मैंने कब चीटिंग की? सांग किंग सारे सबूत सामने रखती है। मिड ऑटम फेस्टिवल, हर साल तुम काम करते हो, इस साल रिजॉर्ट क्यों आए? जिन कहता है, दोस्त के लिए। वेडिंग बैंक्वेट, तुम मुझे छोड़कर उससे मिलने गए थे। जिन कहता है, वो क्लाइंट मीटिंग थी। ऑफिस विजिट, वो तुम्हारे ऑफिस आई थी जब हम तलाक लेने वाले थे। जिन कहता है, सिर्फ काम के लिए, लेकिन सबसे बड़ा इल्जाम अभी आना बाकी था। सांग किंग आखिरकार वो बात बोल देती है जो उसे सबसे ज्यादा चुभ रही थी। वो कहती है, तुमने ऑक्शन यानी नीलामी में झो युनश्वांग के लिए 20 मिलियन यानी 2 करोड़ की ज्वेलरी खरीदी और फोटो भी खिंचवाई। जिन चांग्यू ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो कहता है, हाँ उसने ज्वेलरी खरीदी थी, लेकिन जिन चांग्यू सफाई देता है कि वो ज्वेलरी उसने नहीं बल्कि झो युनश्वांग के पापा ने गिफ्ट की थी। सांग किंग अभी भी पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं है, पर वो बात छोड़ देती है। रात को पार्टी के बाद जिन चांग्यू बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। जो युनश्वांग उसे संभालने का नाटक करती है, लेकिन ड्रंक जिन उसे धक्का दे देता है और कहता है, मैं अपनी बीवी के पास जाऊंगा। सांग किंग उसे रूम में लेकर जाती है। नशे में धुत जिन चांग्यू के दिल का हाल जुबान पर आ जाता है। वो सांग किंग का हाथ पकड़कर कहता है, वाइफ डोंट गो, मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करता। वो उसे किस करने की भी कोशिश करता है, पर सांग किंग उसे धक्का देकर वहां से निकल जाती है, ये सोचते हुए कि वो नशे में कुछ भी बोल रहा है। सांग किंग के पास उसकी स्टेप मदर और फादर का कॉल आता है। वो लोग जिन चांग्यू से सर्दर्न पेनिनसुला प्रोजेक्ट में 2% एक्स्ट्रा कमीशन मांग रहे हैं। सांग किंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुम लोग मेरी माँ की कंपनी के लायक नहीं हो, जिन अब तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जिन चांग्यू ये सुन लेता है। वो सांग किंग को बताता है कि उसने सांग फैमिली को उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया है, किक आउट कर दिया है। जिन कहता है, उन्होंने तुम्हें परेशान किया, वो इस लायक नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं वो कंपनी खरीद कर तुम्हें दे सकता हूँ। सांग किंग मना कर देती है, पर पहली बार उसे लगता है कि जिन सच में उसके लिए स्टैंड ले रहा है। पार्टी के बाहर झो युनश्वांग जिन के पास आती है और सांग किंग की फ्रेंड सू लुओलुआ की बुराई करती है। वो कहती है, तुम्हारी बीवी की दोस्त में कोई मैनर्स नहीं है। जिन गुस्से में आकर झो की बोलती बंद कर देता है। वो कहता है, मेरी बीवी की दोस्त के बारे में बुरा मत बोलो। शुक्र मनाओ कि आज सिर्फ सू लुओलुआ ने तुम्हें सुनाया, अगर मैं होता तो अंजाम बुरा होता। जिन साफ कह देता है कि वो कल झो के पापा से बात करके प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज करवा देगा। झो का मुंह देखने लायक होता है। घर वापस आकर जिन एक नई रिक्वेस्ट करता है। उसकी दादी यानी ग्रैंडमा की सर्जरी हुई है और वो आ रही है। जिन चाहता है कि सांग किंग दादी के सामने एक लविंग कपल होने का नाटक करे। सांग किंग मान जाती है क्योंकि दादी हमेशा उससे प्यार करती थी। दादी के आते ही घर का माहौल बदल जाता है। दादी सांग किंग की तारीफ करती है, जबकि जिन की माँ यानी मदर इन लॉ फिर से ताने मारती है कि सांग किंग ने गिफ्ट नहीं भेजा। जिन तुरंत अपनी बीवी को डिफेंड करता है और कहता है कि गलती उसकी थी। दादी सांग किंग को अपने पास बैठा लेती है। जिनकी माँ ने चालाकी से झो युनश्वांग को घर बुला लिया ताकि वो दादी को इम्प्रेस कर सके, लेकिन दादी बहुत होशियार हैं। झो युनश्वांग आते ही कहती है, दादी मैं स्पेशली आपसे मिलने आई हूँ। दादी प्यार से चाय पिलाती हैं और कहती हैं, चाय खत्म हो गई, चलो अब जाओ, हमारा डिनर टाइम हो गया है और मुझे अपनी बहू सांग किंग के साथ खाना खाना है। झो की शक्ल देखने लायक होती है। दादी उसे गिफ्ट भी वापस कर देती हैं और साफ कर देती हैं कि जिन फैमिली में उसकी कोई जगह नहीं है। दादी जिन की माँ और जिन को एक कमरे में ले जाती है। सांग किंग और जिन की बहन निंगशी दरवाजे के बाहर छुपकर सुनते हैं। दादी गुस्से में जिन की माँ से कहती हैं, तुम्हें पता है कि झो फैमिली के इरादे ठीक नहीं है, फिर भी तुम उन्हें घर लाई। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा दूसरी शादी करे, बिगमी करे? जिन की माँ कहती है, माँ मुझे लगता है जिन चांग्यू एक बेहतर बीवी डिजर्व करता है। दादी उसे इडियट बोलकर चुप करा देती हैं। तभी जिन चांग्यू एक बोल्ड स्टेटमेंट देता है, मैंने सांग किंग से शादी की है और वही मेरी इकलौती बीवी रहेगी, मेरा दूसरी शादी का कोई प्लान नहीं है। ये सुनकर बाहर खड़ी सांग किंग थोड़ा शॉक और
और खुश होती है। डिनर टेबल पर नया ड्रामा शुरू होता है। जिन चांग्यू जानबूझकर सांकिंग की प्लेट से खाना चुराता है ताकि वो दिखा सकें कि वो कितने अफेक्शनेट है, लेकिन खाने की स्मेल से सांकिंग को उल्टी आने लगती है और वो टेबल छोड़कर भाग जाती है। जिन की माँ फिर से ताना मारती है, इस लड़की में कोई मैनर्स नहीं है, खाना छोड़कर चली गई। लेकिन दादी तुरंत समझ जाती है। वो जिन की माँ को इशारा करती है, तुम 2 बच्चों की माँ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। जिन की माँ की बत्ती जलती है, माँ क्या वो प्रेग्नेंट है? और बस सारा गुस्सा गायब। वो तुरंत मेन्यू चेंज करने का ऑर्डर देती है ताकि बहू को तकलीफ ना हो। सांकिंग डर जाती है कि अब प्रेगनेंसी का राज खुल गया है तो कहीं ये लोग बच्चा न छीन ले। जिन उसे समझाता है कि चिंता मत करो। दादी उन दोनों के पास आती हैं और पूछती हैं, तुम दोनों ने इतनी बड़ी खुशखबरी हमसे क्यों छुपाई? कितने महीने हो गए? सांकिंग डरते हुए बताती है, 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। दादी के सामने जिन चांग्यू बताता है कि प्रेगनेंसी अभी स्टेबल नहीं है, इसलिए उन्होंने किसी को बताया नहीं था। दादी कहती है कि सांग किंग का ख्याल रखा जाए। तभी जिन की माँ अपना असली रंग दिखाती है। वो कहती है, बच्चा होने के बाद तुम दोनों ओल्ड हाउस में शिफ्ट हो जाओ, मैं बच्चे का ख्याल रखूंगी। सांग किंग अगर नहीं रहना चाहती तो वो जा सकती है, पर बच्चा जिन फैमिली के पास रहेगा। सांग किंग ये सुनकर भड़क जाती है। वो कहती है, मैं जिन फैमिली के लिए बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं हूँ, मेरे बच्चे पर सिर्फ मेरा हक है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दादी भी जिन की ना से नाराज होती है और उन्हें सजा के तौर पर बुद्धिस्ट टेम्पल भेजने का ऑर्डर देती हैं ताकि वो वहाँ जाकर सुधर सकें। सांग किंग का फ्रेंड यान गुइजी उसे कॉल करता है और एक एंटीक कप के बारे में बताता है। सांग किंग को याद आता है कि एक ब्लू पोर्सिलेन बाउल नीलामी में बिका था जो रिपेयर के लिए रेफरेंस बन सकता है। पता चलता है कि वो बाउल जिन चांग्यू ने ही खरीदा था। मजबूरी में सांग किंग को जिन से वो बाउल उधार मांगना पड़ता है। जिन चांग्यू बाउल देने के बदले एक शर्त रखता है, मेरे साथ एक पेरेंटिंग मूवी देखने चलो। सांग किंग मान जाती है। मूवी देखते वक्त जिन चांग्यू वादा करता है कि वो एक अच्छा पति और पिता बनेगा। वो सांग किंग से कहता है, चलो हम दोबारा शादी कर लेते हैं। सांग किंग कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है जिन तो झो युनशुआंग से प्यार करता है। सांग किंग गुस्से में अपने रूम में बंद हो जाती है। जिन चांग्यू माफी मांगने के लिए सारी रात उसके दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। सुबह आंटी ली सांग किंग को बताती हैं कि जिन ने उसके लिए अपने हाथों से नूडल्स बनाए हैं और पूरी रात बाहर खड़ा रहा। सांग किंग का दिल थोड़ा पिघल जाता है। वो आंटी ली से कहती है, उससे कह दो कि बाहर न खड़ा रहे, मुझे डर लगता है। जिन चांग्यू ये सुनकर खुश हो जाता है कि सांग किंग अब नाराज नहीं है। 2 दिन बाद सांग किंग वो बाउल वापस करने जाती है। वो कहती है, अपनी एक्स वाइफ को इतनी महंगी चीज गिफ्ट करना अजीब है। जिन चांग्यू एक बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है, ये बाउल मैंने तब खरीदा था जब तुम मेरी वाइफ थी और ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही खरीदा था। सांग किंग हैरान हो जाती है, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो झो युनशुआन का क्या? पूरा शहर जानता है कि तुम उससे प्यार करते हो। जिन चांग्यू आखिरकार उस 2 साल पुरानी लव स्टोरी का सच बताने वाला है। जिन चांग्यू सांग किंग को समझाता है कि उस रिकॉर्डिंग का सच कुछ और है। वो फ्लैशबैक दिखाता है। उस वक्त जिन की बहन निंग शी ने एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछा था, अगर हम सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट की बात करें और तुमने अभी भाभी सांग किंग से प्यार नहीं किया है तो तुम किसे चुनोगे? जिन ने कहा था झो युनशुआंग, क्योंकि बिजनेस के हिसाब से झो फैमिली बेहतर थी। लेकिन उसके बाद जिन ने जो कहा वो सांग किंग ने नहीं सुना था। जिन ने कहा था, मैं पूरी जिंदगी नफा नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स देखता रहा हूँ, लेकिन सांग किंग मेरी वाहिद एक्सेप्शन है, मेरी बीवी सिर्फ वही होगी। जिन चांग्यू आज सांग किंग से कहता है, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, मेरी बीवी सिर्फ तुम हो। सांग किंग सच जानकर थोड़ा सॉफ्ट होती है, फिर भी कहती है, हम कंपैटिबल नहीं है, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो फैमिली को टाइम दे और तुम वर्काहॉलिक हो। घर पर सांग किंग का अब्यूजिव फादर सांग जिमिंग और स्टेप मदर आते हैं। उनका बिजनेस डूब रहा है क्योंकि जिन ने उन्हें प्रोजेक्ट से निकाल दिया है। सांग जिमिंग धमकी देता है, अगर तुमने जिन से बात करके हमें प्रोजेक्ट वापस नहीं दिलाया तो मैं तुम्हारी मरहूम माँ का गिफ्टेड स्टूडेंट प्रोग्राम बंद कर दूंगा। ये सुनकर सांग किंग का गुस्सा फट पड़ता है। वो कहती है, तुम मेरी माँ के प्रोजेक्ट को हाथ भी नहीं लगा सकते। सांग जिमिंग उसे बागी बेटी बोलता है तो सांग किंग आगे बढ़कर अपने बाप को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वो कहती है, ये थप्पड़ मेरी माँ की तरफ से था, अगर तुमने उनके प्रोजेक्ट को छुआ तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। सांग किंग बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उन्हें धक्के मारकर बाहर निकलवाती है। इतने गुस्से और स्ट्रेस की वजह से सांग किंग बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और जिन चांग्यू उसके पास बैठा होता है। डॉक्टर जिन को वार्न करता है कि प्रेग्नेंट वुमन के इमोशंस का ख्याल रखा जाए। जिन माफी मांगता है लेकिन सांग किंग कहती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरे बाप ने मुझे गुस्सा दिलाया। जिन मदद ऑफर करता है पर सांग किंग मना कर देती है। वो कहती है कि वो खुद निपट लेगी। हॉस्पिटल में अकेले होने पर सांग किंग एक फोन कॉल
करती है। वो अंकल क्वांग, जो सांग फैमिली बिजनेस में सेकंड इन कमांड है, को कॉल करती है। पता चलता है कि सांग किंग ने अपनी मां के सारे शेयर्स चुपचाप यानी सीक्रेटली अंकल क्वांग को बेच दिए थे। अब वो पूरी तरह से सांग जिमिंग की कंपनी को खत्म करने का प्लान बना रही है। सांग किंग मन ही मन सोचती है, सांग जिमिंग, झांग शुली, तुमने खुद अपनी मौत बुलाई है, अब मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगी। जिन चांग्यू का असिस्टेंट उसे बताता है कि अंकल ख्वांग अब सांग फैमिली बिजनेस के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं और उन्होंने सांग जिमिंग पिता को कंपनी से निकाल दिया है। जिन चांग्यू अपनी बीवी के इस मास्टर स्ट्रोक से इम्प्रेस होता है और कहता है कि हमें अब बीच में नहीं पड़ना चाहिए। सांग जिमिंग रोते हुए सांग किंग के पास आता है और कहता है, बेटी मैंने गलती की, मुझे कंपनी वापस दिला दो, मैं तुम्हारी माँ के प्रोजेक्ट्स को हाथ नहीं लगाऊंगा। सांग किंग उसे साफ मना कर देती है, ये माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है, तुम यही डिजर्व करते हो। जिन चांग्यू घर पर एक डॉक्यूमेंट देखता है जिसमें सांग किंग ने अपने होने वाले बच्चे का नाम लिखा है। उसने बच्चे का सरनेम जियांग यानी उसकी माँ का सरनेम रखा है, जिन नहीं। जिन चांग्यू थोड़ा उदास होता है पर कुछ बोलता नहीं। तभी सांग किंग का सेकंड अंकल जिन को कॉल करता है। वो कहता है, सांग किंग का बचपन बहुत मुश्किल था, उसके पापा ने उसे कभी प्यार नहीं किया, उसे पैसे नहीं साथ चाहिए, प्लीज उसका ख्याल रखना। जिन चांग्यू का दिल पिघल जाता है। वो खुद किचन में जाकर सांग किंग के लिए खाना बनाता है और न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करता है। कुछ दिन बाद सांग किंग अपनी फ्रेंड सू लुओलुआ की माँ की बर्थडे पार्टी में जाती है। जिन चांग्यू भी जबरदस्ती साथ चलता है, ये धमकी देकर कि अगर उसे नहीं ले गई तो वो सेकंड अंकल को तलाक के बारे में बता देगा। पार्टी में सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक वेटर किसी के कहने पर सांग किंग को फंसाने की कोशिश करता है। वो सांग किंग के पास बादाम का दूध लेकर आता है और कहता है कि ये सू लुओलुआ ने भेजा है। सांग किंग होशियार है, वो जानती है कि सू लुओलुआ को पता है कि प्रेगनेंसी में वो बादाम का दूध नहीं पीती। उसे समझ आ जाता है कि दाल में कुछ काला है। सांग किंग बेहोश होने का नाटक करती है। वेटर उसे सेकंड फ्लोर के लाउंज में लेकर जाता है और सोचता है कि उसका काम हो गया। फिर वो जिन चांग्यू को बुलाने जाता है ताकि कोई गलत सीन क्रिएट किया जा सके। लेकिन जब जिन चांग्यू लाउंज में पहुंचता है तो देखता है कि सांग किंग बिल्कुल ठीक है और उसने वेटर को ही पकड़ रखा है। सांग किंग वेटर से पूछती है, बोलो किसने तुम्हें ये करने की हिम्मत दी? सांग किंग वेटर को धमकी देती है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो सजा और भी सख्त होगी। डर के मारे वेटर सब कुछ उगल देता है। वो बताता है कि ये सब शू मांड्रो का प्लान था। उसने वेटर को सांग किंग को बेहोश करने के लिए नींद की गोलियां मिलाने को कहा था। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि शू मांड्रो ने सेकंड फ्लोर पर एक VIP लाउंज रेंट किया था जो रेनोवेशन के लिए बंद था। सू लुओलुआ और सांग किंग समझ जाते हैं कि शू मांड्रो वहाँ किसी का इंतजार कर रही है। वो दोनों छुपकर लाउंज के बाहर ऑब्जर्व करने लगते हैं। तभी वहाँ जिन चांग्यू आता है। वो बताता है कि किसी ने उसे मैसेज किया था कि सांग किंग की तबीयत खराब है और वो इस लाउंज में है। सांग किंग को पूरा प्लान समझ आ जाता है। शू मांड्रो का असली टारगेट जिन चांग्यू था। वो सांग किंग को बेहोश करके रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि वो खुद जिन चांग्यू के साथ उस रूम में पकड़ी जाए और शादी के लिए मजबूर कर सके। लेकिन जिन चांग्यू होशियार निकला। उसने सोचा कि अगर सांग किंग बीमार होती तो वो अपनी फ्रेंड सू लुओलुआ को बुलाती, मुझे नहीं। इसलिए वो वहां बिना शोर मचाए पहुंचा। सांग किंग अपने पति की स्मार्टनेस देखकर थोड़ा इम्प्रेस होती है। अचानक लाउंज के अंदर से चीखने की आवाज आती है, मॉम बचाओ! ये शू मांड्रो की आवाज थी। बाहर मिसेस फेंग अपने बेटे को ढूंढ रही होती हैं। जब दरवाजा खुलता है तो अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। शू मांड्रो के साथ जिन चांग्यू नहीं बल्कि यंग मास्टर फेंग है। फेंग शाओ मेंटली डिसेबल्ड है, 3 साल के बच्चे जैसा दिमाग। वो हंसते हुए कहता है, दीदी मेरे साथ सो रही है। शू मांड्रो ने अंधेरे में समझा कि वो जिन चांग्यू है और अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन जाल में गलत मछली फंस गई। सू लुओलुआ सबके सामने शू मांड्रो की पोल खोल देती है। वो पॉइंट आउट करती है कि रूम में एफ्रोडीजियाक इंसेंस यानी नशा या लव पोशन की स्मेल आ रही है। वो पूछती है, मिस शू आप एक बंद लाउंज में ऐसे कपड़ों में और इस इंसेंस के साथ क्या कर रही थी? किसका इंतजार था? मिसेस फेंग गुस्से में आती हैं और कहती है, तुमने मेरे मासूम बेटे का फायदा उठाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भीड़ बातें बनाने लगती है कि शू मांड्रो ने फेंग फैमिली की दौलत के लिए उनके डिसेबल्ड बेटे को फंसाया है। आखिर में सांग किंग की स्टेप मदर मिसेस सांग अपनी इज्जत बचाने के लिए शू मांड्रो को थप्पड़ मारती है और कहती है, चुप रहो, सबने देखा कि तुमने फेंग शाओ को ड्रग किया है। शू मांड्रो बुरी तरह फंस चुकी है। उसका प्लान जिन चांगी को पाने का था, पर अब उसे शायद फेंग शाओ से शादी करनी पड़ेगी। पार्टी के बाद जिन चांग्यू सांग किंग से नाराज है। वो कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा था? तुमने सू लुओलुआ को बताया पर अपने पति को नहीं। सांग किंग कहती है, मैं खुद संभाल सकती थी। जिन गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बच्चे का बाप हूँ,
अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। सैंग किंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगती है। जिन चांग्यू एक शर्त पर माफी एक्सेप्ट करता है, अब से मैं रोज खाना बनाऊंगा और तुम्हें वो खाना पड़ेगा, तुम मना नहीं कर सकती। सैंग किंग सोचती है चलो फ्री का अच्छा खाना मिल रहा है तो हाँ बोल देती है। जिन चांग्यू अपनी शर्त को सीरियस ले लेता है। वो कंपनी का काम छोड़कर दिन रात किचन में नई नई डिशेस बनाने लगता है। सैंग किंग परेशान हो जाती है, तुम रोज तीनों टाइम का खाना क्यों बना रहे हो, कंपनी बंद करनी है क्या। जिन चांग्यू उसे खुशखबरी देता है। वो बताता है कि सैंग झीमिंग यानी पिता और झांग शू ली यानी स्टेप मदर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। किसी मिस्टीरियस पर्सन ने उनके फ्रॉड के सबूत पुलिस को दे दिए थे। सैंग किंग समझ जाती है कि वो मिस्टीरियस पर्सन कोई और नहीं बल्कि जिन चांग्यू ही है। वो पहली बार जिन को दिल से थैंक यू बोलती है। जिन चांग्यू रिक्वेस्ट करता है कि रिवॉर्ड के तौर पर सैंग किंग उसकी नई डिश ट्राई करे। सैंग किंग ये हेल्प करने के लिए एप्रन पहन लेती है। दोनों किचन में साथ काम करते हैं, सब्जी धोते हैं और हंसते हैं। आंटी ली उन्हें देखकर खुश होती हैं और सोचती हैं आखिरकार ये दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके बीच की दूरियां अब खत्म हो रही हैं। अगली सुबह जिन की माँ यानी मदर इन लॉ और बहन निंगशी घर आते हैं। माँ सैंग किंग के लिए एक पीस चाम लाती हैं ताकि बच्चा और माँ दोनों सेफ रहें। लेकिन जब सैंग किंग कहती है कि जिन चांग्यू आज रात का खाना बनाएगा तो सास का पारा चढ़ जाता है। वो चिल्लाती है मेरा बेटा जिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है, वो तुम्हारे लिए नौकर बनकर सब्जी खरीदेगा और खाना बनाएगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आंटी ली समझाने की कोशिश करती हैं कि जिन अपनी मर्जी से कर रहा है, पर सास सुनने को तैयार नहीं। वो कहती हैं अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बेटे को गुलाम बना लो। जिन की माँ सांग किंग को ताना मारती है, तुम जिन फैमिली के स्टेटस के लायक नहीं हो, सिर्फ मेरे पोते की वजह से यहाँ हो। सांग किंग इस बार चुप नहीं रहती, वो जवाब देती है। लेकिन जिन चांग्यू वहाँ आ जाता है और अपनी माँ और बहन को घर से भेज देता है। वो सांग किंग से माफी मांगता है और वादा करता है मेरे घर में अब तुम्हारी इजाजत के बिना कोई नहीं आएगा। लेकिन सांग किंग थक चुकी है। वो जिन से कहती है मेरे लिए खाना बनाना बंद करो, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो, हमारे बीच लाइन ड्रॉ करो। जिन चांग्यू दुखी मन से मान जाता है। अगले दिन सांग किंग अपनी फ्रेंड सू लुओलुआ के साथ शॉपिंग पर जाती है। जिन चांग्यू भी वहाँ आ जाता है और उनके बैग्स उठाता है। एक सीईओ को बैग्स उठाते देख सू लुओलुआ हैरान होती है। सांग किंग बाथरूम जाने का बोलकर गायब हो जाती है। जब वो काफी देर तक नहीं आती तो जिन चांग्यू और सू लुओलुआ को चिंता होती है। जिन को पता चलता है कि झोउ युनश्वांग वहीं आसपास है। वो उसे कन्फ्रंट करता है। झोउ युनश्वांग बताती है कि सांग युनलोंग ने सांग किंग को बदला लेने के लिए किडनैप किया है। झोउ शर्त रखती है अगर तुम मुझे जिन फैमिली की बहू बनाओगे तभी मैं बताऊंगी कि सांग किंग कहाँ है। जिन गुस्से में शर्त मानने का नाटक करता है ताकि लोकेशन मिल सके। असल में जिन चांग्यू ने पहले ही एक बॉडीगार्ड सांग किंग के पीछे लगा रखा था। बॉडीगार्ड सांग किंग को बचा लेता है और हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन जिन चांग्यू को लगता है कि सांग किंग अभी भी खतरे में है, इसलिए वो अकेले ही किडनैपर्स के वेयरहाउस पहुंच जाता है। वहां वो सांग युनलोंग और उसके गुंडों से अकेले लड़ता है। उसका दोस्त ली मुयांग वहां पहुंचकर लड़ाई रिकॉर्ड करता है ताकि बाद में सांग किंग को दिखा सके कि उसका पति कितना बड़ा हीरो है। जब सांग किंग को होश आता है तो उसे पता चलता है कि जिन चांग्यू उसे बचाने गया है और घिरा हुआ है। वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद वहां भागती है। सांग किंग जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि जिन चांग्यू जख्मी है पर हालत अंडर कंट्रोल है। वो घबरा जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने की जिद करती है। लेकिन बाद में सांग किंग को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। अगर सिचुएशन इतनी डेंजरस थी तो असिस्टेंट गांव ने सांग किंग को वहां क्यों बुलाया। उसे लगता है कि जिन चांग्यू ने थोड़ा ड्रामा किया ताकि सांग किंग का ध्यान खींच सके। हॉस्पिटल में दादी आती हैं और सांग किंग को समझाती हैं कि जिन ने उन्हें भी घर आने से मना कर दिया है ताकि सांग किंग को स्ट्रेस ना हो। दादी सांग किंग को समझाती हैं वो तुम्हारे लिए खाना बना रहा था क्योंकि वो तुम्हारे दर्द को कम करना चाहता था, उसे एक मौका और दो। दादी सांग किंग को बताती हैं कि कुछ दिन पहले जिन चांग्यू घर गया था और अपनी माँ से लड़ाई की थी। जिनकी माँ कह रही थी कि तलाक के बाद बच्चा जिन फैमिली के पास रहना चाहिए क्योंकि सांग किंग के पास कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन जिन चांग्यू ने अपनी माँ को चुप करा दिया था। उसने कहा वो बच्चा सांग किंग ने 10 महीने पेट में रखा है, फैसला वही करेगी, मैं हमेशा उसका सपोर्ट रहूंगा, उसे किसी फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, मैं उसका परिवार हूँ। ये सुनकर सांग किंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि जिन अब बदल चुका है। सांग किंग सो रही होती है और जिन चांग्यू उसे चुपके से किस करता है। तभी वहाँ सू लुओलुआ आ जाती है। वो जिन चांग्यू का फाइनल टेस्ट लेती है। सू लुओलुआ पूछती है तुम तलाक के बाद भी पीछे क्यों पड़े हो, सच सच बताना। जिन कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने पिछले 2 साल उसका दिल दुखाया
पर अब मैं उसे खोना नहीं चाहता। सुलुओलुआ पूछती है, अगर तुम्हारी माँ ने परेशान किया तो? जिन कहता है, मैंने बॉडीगार्ड्स लगा दिए हैं, अगर सांग किंग नहीं चाहती तो मेरी माँ उससे नहीं मिल पाएंगी। सुलुओलुआ काम और हॉलीडेज के बारे में पूछती है और जिन वादा करता है कि वो अब फैमिली और काम को बैलेंस करेगा। सुलुओलुआ इम्प्रेस हो जाती है और उन्हें अकेले छोड़ देती है। जिन चांग्यू सांग किंग से कहता है, बच्चा 100 दिन का हो गया है, मेरा प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ। सांग किंग हंसती है, तुम वैसे भी मुझे रोज वाइफ बुलाते हो। जिन रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग दोबारा शादी रजिस्टर करें और वेडिंग फोटोज फिर से खिंचवाएं, क्योंकि पुरानी वाली सांग किंग ने फाड़ दी थी। सांग किंग एक आखिरी सवाल पूछती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो पुरानी फोटोज में तुम स्माइल क्यों नहीं कर रहे थे? जिन शर्मा कर कहता है, मैं उस वक्त बहुत नर्वस था, इसलिए सीरियस लग रहा था। सांग किंग को एहसास होता है कि सिर्फ कम्युनिकेशन गैप यानी बात ना करने की वजह से उनका रिश्ता खराब हो गया था। वो कहती है, अच्छा हुआ कि मुझे और बेबी को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। और इसी के साथ जिन चांग्यू और सांग किंग का तलाक कैंसिल हो जाता है और वो एक नई शुरुआत करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पति पत्नी के बीच बात करना कितना जरूरी है, वरना गलत फहमियां रिश्ते तोड़ सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।